हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट क्लासेज। आज मैं आपको सरल स्क्रू जैक के बारे में पढ़ाऊंगा। स्क्रू जैक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल स्क्रू जैक और एक होता है बेसांतरी स्क्रू जैक। डिफरेंशियल स्क्रू जैक होता है यानी कि बेसांतरी स्क्रू जैक, और एक सिंपल स्क्रू जैक। तो मैं इस अपने लेक्चर में पढ़ाऊँगा आपको सरल स्क्रू जैक। सरल स्क्रू जैक के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, कि इस पर प्रयास कितना लगाया जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, या फिर जो भी है इससे संबंधित रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, ये हमने अभी बॉडी बनाया है और ये सारी चीज़ें इसकी बनाई हैं। इससे पहले मैं आपको इसके कार्य को मैं वीडियो के थ्रू आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए इसकी वीडियो शुरू होती है। Screw jack. Screw jack is used to lift heavy weights through a small distance by applying a smaller effort. The main parts are the body, the screw spindle, the activating nut, the load-bearing cup, and the Tommy bar. By rotating the screw spindle using the Tommy bar, the cup can be raised or lowered, carrying the weight. The Tommy bar is removed from the receiving hole in the। तो आपने रियल में देखी वीडियो कि ये स्क्रू जैक कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो स्क्रू जैक के बारे में कुछ हम जान लेते हैं, और आप रियल में वीडियो देखें तो आप समझ ही गए होंगे कि स्क्रू जैक का यूज क्या है, ठीक है। तो स्क्रू जैक जो होता है एक सरल मशीन होती है जो कि बहुत भारी बोझ कुछ दूरी तक उठाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने पहिए का वाहन यानी कि 4 व्हीलर का जो पहिए होता है, अगर पंचर हो जाए तो उसको उठाने के लिए, लिफ्टिंग करने के लिए ये सरल स्क्रू जैक का यूज हम करते हैं, इसी सरल स्क्रू जैक का। और इसमें जो होता है ना, ये एक छड़ होता है जिस पर देख रहे हैं आप ढिबरी लगी हुई है, और ये स्थिर अपने सेंटर के सापेक्ष ये घूमता है, ठीक है। इसमें हत्था लगा हुआ है, यहाँ पर पिच है, ठीक है, पी लगा हुआ है, यानी कि प्रयास यहाँ से हम लगाएंगे और इसके सेंटर से और यहाँ तक कि हमने जो दूरी मानी वो कैपिटल आर मानी, ठीक है। यहाँ पर ये बॉडी देख रहे होंगे और ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे पिच देख रहे होंगे, ठीक है। पिच, दो ढिबरियों के बीच की लंबाई पिच देख रहे होंगे, ठीक है, यानी कि अंतराल। और ये जो घूमेगा, या पी जो हम इस तरह घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, वीपर की तरफ घूमता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। आप इसकी यूज देखें वीडियो में आपको। तो चलिए, और इसमें दो टाइप की होती है, एक सरल स्क्रू जैक, सिंपल स्क्रू जैक, और एक बेसांतरी स्क्रू जैक यानी कि डिफरेंशियल स्क्रू जैक। तो डिफरेंशियल स्क्रू जैक जो वीडियो होगा वो मेरे अगले लेक्चर में आएगा। इसमें सिर्फ सरल स्क्रू जैक के सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। वेगानुपात फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हत्थे को प्रयास पी लगाकर एक चक्कर लगाएंगे। अगर एक चक्कर लगाएंगे तो ये क्या हो गया, एक चक्कर में तय की हुई प्रयास द्वारा दूरी जो होगी वो क्या होगी, इसके परिधि के बराबर होगी। ये आर रेडियस का वो सेंटर से घूमेगा ना, इसकी परिधि के बराबर होगी, तो 2πr हो जाएगा। और अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो ये पिच जो होगा, पिच वो एक अंतराल ऊपर बढ़ेगा। जब एक ये अंतराल ऊपर बढ़ेगा तो ये कितनी दूरी तय करेगा, पिच के बराबर दूरी तय करेगा, यानी कि भार जो होगा वो पिच के बराबर दूरी तय करेगा। यहाँ पर हम W भार रखेंगे, ठीक है ना। बॉडी में जैसे 4 व्हीलर के बॉडी में ये लगा देते हैं और उसको घुमाते चले जाते हैं, और ये ऊपर उठ जाता है, और उसकी आसानी से हम उसके टायरों को हम निकाल लेते हैं, ठीक है, चक्के को निकाल लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि ये पिच जो है, पिच एक ही पिच ऊपर उठेगा। जब एक ही पिच ऊपर उठेगा तो आपको पता चल गया कि भार का जो विस्थापन होगा ऊपर की तरफ वो एक पिच के बराबर होगा, और इसकी जो होगी, इसकी जो परिधि होगी यानी प्रयास का विस्थापन क्या हो जाएगा, 2πr, ठीक है। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं और ये वेगानुपात का फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। वेगानुपात का फार्मूला क्या होता है, वेगानुपात का होता है प्रयास का विस्थापन अपान में भार का विस्थापन। तो प्रयास का विस्थापन यहाँ का 2πr होगा और भार का विस्थापन होगा p, तो 2πr अपन p कर देंगे। स्मॉल p है ये और ये कैपिटल P है, ये याद रखिएगा। चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं और इसका फार्मूला प्रूव कर लेते हैं। फार्मूला प्रूव करने के लिए हम क्या क्या माने कि हत्थे की लंबाई हम क्या लिखेंगे कि माना कि
हत्थे की लंबाई इक्वल टू, हमने कैपिटल आर माना, ये आपको पता होगा, माना कि हत्थे की लंबाई कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या है, यहाँ से हत्थे की लंबाई, ये सेंटर से इसके, तथा स्क्रू जैक की पिच, तथा स्क्रू जैक की पिच जो हमने क्या माना था, स्मॉल पी। ठीक है, तो अगर प्रयास पी लगाकर, हत्थे पर प्रयास पी लगाकर अगर एक चक्कर लगाया जाए, देखिए, तो हम लिखेंगे कि अगर प्रयास पी द्वारा एक चक्कर घुमाने पर, प्रयास द्वारा तय कुल दूरी क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे प्रयास पी द्वारा एक चक्कर हम घुमाएंगे तो कुल दूरी जो होगी, ये रेडियस है इसका आर, और ये सेंटर के सापेक्ष घूमेगा, ये सर्कल बनाएगा, तो 2 पाई आर हो जाएगा, इसके परिध के बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। लिख दिया। इसके बाद लिखेंगे, और एक ही चक्कर में ये क्या होता है, स्क्रू जैक भी एक पिच ऊपर जाएगा। ठीक है, स्क्रू जैक एक पिच ऊपर जाएगा, तो लिखेंगे कि अतः एक ही चक्कर में स्क्रू जैक, एक चक्कर में स्क्रू जैक 1 पिच के बराबर भार लेकर उठेगा। अतः क्या लिखेंगे, अतः भार का विस्थापन जो होगा, भार का ऊपर की तरफ विस्थापन ऊपर की तरफ तय कुल दूरी लिख लेते हैं। तय कुल दूरी कितनी हो जाएगी, एक पिच है तो एक ही पी, तो स्मॉल पी द्वारा इसकी लंबाई ऊंचाई जो है पी है, तो बस स्मॉल पी हो गया। चलिए, तो वेगानुपात का हम फार्मूला क्या जानते हैं, वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो से इंडिकेट करते हैं इसे। वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रयास का विस्थापन अपान में क्या होता है, भार का विस्थापन। समझ गए होंगे आप। चलिए, तो वेलोसिटी रेशियो जो होगा यहाँ पे, प्रयास का विस्थापन क्या है, 2 पाई आर, प्रयास द्वारा तय कुल दूरी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर अपान में भार का विस्थापन जो होगा, पी ऊपर की तरफ पी जाएगा, स्मॉल पी, तो स्मॉल पी लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा फार्मूला वेलोसिटी रेशियो का। ये है सरल स्क्रू जैक में फार्मूला वेलोसिटी रेशियो का। यदि अगर हम दक्षता n = 1 मान ले, तो यांत्रिक लाभ भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। यदि दक्षता यानी कि इफिशियंसी = 1 = 100%, ठीक है, तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी का फार्मूला जो होता है क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो होता है। क्या का फार्मूला, ईटा इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। ठीक है,
तो ईटा के जगह पर हम अगर 1 रख देते हैं तो 1 रख देंगे हम यहाँ पे, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो डायरेक्ट सिंप्लाई क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में स्मॉल पी। ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी दक्षता इफ़िशियंसी निकालेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इफ़िशियंसी हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूँ और अगले इसकी दक्षता इफ़िशियंसी के बारे में हम पता करते हैं। टोटल मिटा देता हूँ, टोटल। ठीक है, अपना स्क्रू जैक जो होता है वो नत समतल सिद्धांत पर के आधार पर ये कार्य करता है। ठीक है ना, जैसे किसी नत समतल पर किसी वस्तु को सरकार कर ऊपर उठाया जाता है, उसी तरह ये जो अपना स्क्रू जैक है, ठीक है ना, किसी भार को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम नत समतल का निर्माण कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये नत सतह का निर्माण कर लिया। ठीक है, और इसमें हम स्क्रू जैक का हम दिखाएंगे कि क्या क्या इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, स्क्रू जैक का हमने इसमें अल्फ़ा हमने इसका एंगल मान लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने इसकी जो डिस्टेंस मानी ये पाई इंटू कैपिटल डी, यानी कि जो हत्थे द्वारा घुमाया जाता था पाई इंटू हम स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हत्थे द्वारा घुमाया जा रहा था एक परिधि यानी कि एक चक्कर लगाया जा रहा था, तो वही यहाँ पर ये दर्शाया गया है। और यहाँ पर हम दर्शाएंगे पिच, स्मॉल पी। ठीक है, पिच, समझ में आया? ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने लिख दे रहा हूँ कि D इजकल टू क्या होगा, स्क्रू का मध्य व्यास, स्क्रू का मध्य व्यास ठीक है, स्क्रू का मध्य व्यास P जो होता है स्क्रू का पेच है, स्क्रू का पेच है, और अल्फ़ा जो होता है हेलिक्स कोण होता है। अल्फ़ा क्या होता है, हेलिक्स कोण। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे हेलिकल पथ, एक आता है चुंबकीय में हेलिक्स कोण, यहाँ पर हेलिक्स कोण होगा। ठीक है, फिजिक्स भी इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा अगर टाइम बचेगा तो। यहाँ पर हमने एक नत समतल बनाया, यहाँ पर हमने उस वस्तु को दर्शाया जो कि भार को ऊपर उठाया जाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू पी बाई, यानी कि स्मॉल पी बाई पाई इंटू स्मॉल डी लिख सकते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब अपान आधार। समझ में आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एंगल ए अल्फ़ा मानेंगे, हेलिक्स कोण, और ये वस्तु है, वस्तु पर रिएक्शन जो आर कार्य करेगा ये नत तल के लंबवत कार्य करता है, आर इस तरह कार्य करेगा। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ पर हम और इसके जो हम इसके लंबवत एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसका जो भार जो होगा mg वो कार्य करेगा w, इसको w मानते हैं, तो w नीचे की तरफ कार्य करेगा इसका टोटल भार। ठीक है, और इसके ही
नद तल के लंबवत, यानी कि ये से नद जो है उसके लंबवत हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं, ठीक है। और जब ये एंगल और इसके भी समांतर एक खींचते हैं लाइन, चलिए कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये अगर अल्फ़ा है, ये अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी आपका अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम W का कंपोनेंट तोड़ते हैं तो यहाँ पर जो होगा W cos अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो अल्फ़ा से जुड़ा होता है भाग वो cos अल्फ़ा होता है, और जो नहीं जुड़ा होता है वो sin अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर हम W sin अल्फ़ा लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर इस तरह, यानी कि जो ये अपना जो है इसके लंबवत, सॉरी इसके समांतर अगर हम P फोर्स लगाए, P प्रयास लगाए यहाँ पे, ठीक है, अगर हम P प्रयास लगाए तो ये जो एक अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर अगर हम लाइन खींचे इसका घटक तोड़ के तो ये भी तो अल्फ़ा एंगल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये अल्फ़ा एंगल हो जाएगा, अल्फ़ा एंगल होगा तो ये अल्फ़ा से जुड़ा होता है तो P cos अल्फ़ा, P cos अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम एंगल परपेंडिकुलर एंगल, इसके परपेंडिकुलर एंगल जो होगा एक इस तरह इसी पर आएगा, क्या आएगा, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो होगा P डैश साइन अल्फ़ा, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर संतुलन की स्थिति में, यहाँ पर संतुलन की स्थिति में हम इसका इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन में क्या होगा, P डैश का अल्फ़ा जो होगा इस किसको संतुलन करेगा, W साइन अल्फ़ा, और म्यू आर ये है फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू आर के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं P डैश cos अल्फ़ा, P डैश cos अल्फ़ा किसके बराबर होगा, W साइन अल्फ़ा, W साइन अल्फ़ा प्लस क्या होगा म्यू आर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये समझ में आए। और आर जो संतुलन करेगा वो P डैश साइन अल्फ़ा प्लस W cos अल्फ़ा को संतुलित करेगा। तो आर जो क्या हो जाएगा, P डैश साइन अल्फ़ा प्लस W cos अल्फ़ा। ये आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये आर क्या है, प्रतिक्रिया, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। यदि अगर हम घर्षण कोण लेम्डा मान ले, घर्षण कोण लेम्डा मान ले, यदि घर्षण कोण लेम्डा हो तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू tan लेम्डा, समझ में आ गया होगा। म्यू इक्वल टू tan लेम्डा, म्यू इक्वल टू tan थीटा होता है। फार्मूला आप फ्रिक्शन में पढ़े होंगे, फ्रिक्शन अगर नहीं पढ़े हो तो फ्रिक्शन का जो लिंक होगा इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ सकते हैं। 4 लेक्चर बना हुआ है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, म्यू के मानों को अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या होगा, अगर म्यू के मान, म्यू तथा आर के मान को रखते हैं, ठीक है। अतः म्यू तथा आर के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में हम इसे रखते हैं। तो P डैश cos अल्फ़ा इक्वल टू W साइन अल्फ़ा प्लस म्यू का वैल्यू क्या है, tan लेम्डा लिख दो भैया। और R का जो वैल्यू है क्या होता है, R का वैल्यू यहाँ पर P डैश साइन अल्फ़ा प्लस W cos अल्फ़ा, समझ में आ गया होगा। तो अगर हम यहाँ से P डैश का वैल्यू हमें
फाइंड करना है, ठीक है, प्रयास का ही तो वैल्यू फाइंड करना है। तो पी डैश के वैल्यू, अगर हम इसको cos अल्फा को पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो पी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, डब्लू साइन अल्फा अपान में cos अल्फा हो जाएगा, प्लस टाइन लेमडा इंटू पी डैश साइन अल्फा अपान में cos अल्फा, ठीक है, प्लस डब्लू cos अल्फा अपान में cos अल्फा हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब देखिए पी डैश इजक्वल टू हो जाएगा, ये डब्लू टाइन अल्फा हो जाएगा, प्लस टाइन लेमडा है तो टाइन लेमडा लिख दो, इंटू पी डैश साइन अल्फा बाई cos अल्फा टाइन अल्फा, प्लस डब्लू cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचे डब्लू। इतना समझ में आया? ये तो हम इसको अलग अलग पहले कर लेते हैं। तो पी डैश इज इक्वल टू डब्लू टाइन अल्फा प्लस पी डैश टाइन लेमडा, पी डैश टाइन लेमडा टाइन अल्फा प्लस डब्लू टाइन लेमडा। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आएगा तो और भी आगे समझ में आ जाएगा। मेन यही था, ये आपका इक्वेशन बनाना, इस पे एंगल दर्शाना, ठीक है। तो देखिए पी डैश, और हम इसको इधर लेके चले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। पी डैश माइनस पी डैश टाइन लेमडा टाइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू टाइन अल्फा प्लस डब्लू टाइन लेमडा। यही तो बचा, इसको तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला है। यहाँ पर हम पी डैश कॉमन ले लेते हैं, सारे में डायरेक्ट सिंप्लाई लगाते चलो, ठीक है। तो पी डैश कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस टाइन अल्फा इंटू टाइन लेमडा हो जाएगा, इज इक्वल टू डब्लू टाइन अल्फा। इसमें भी डब्लू कॉमन ले लेते हैं, डब्लू कॉमन ले लेंगे तो टाइन अल्फा प्लस टाइन लेमडा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पी डैश का जो वैल्यू आएगा अपना, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो डब्लू टाइन अल्फा प्लस टाइन लेमडा, ये कोष्टक में अपान में जो आएगा 1 माइनस टाइन अल्फा इंटू टाइन लेमडा। ये आपका प्रयास का वैल्यू आ गया पी डैश, ठीक है। ये आपका प्रयास का वैल्यू आ गया डब्लू टाइन अल्फा प्लस टाइन लेमडा अपान में 1 माइनस टाइन अल्फा इंटू टाइन लेमडा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें एक तरह से, तो हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था पिछले क्लासेज में, मैथ्स में पढ़े हैं हम लोग कि टाइन अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, क्या होता है, टाइन अल्फ़ा प्लस टाइन बीटा अपान में 1 माइनस टाइन अल्फ़ा इंटू टाइन बीटा। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, ये फार्मूला आपने कहीं देखा होगा, ये फार्मूला मैथ में, ठीक है। चलिए, तो इसी पर हम इसको टाइन अल्फ़ा प्लस टाइन लेमडा है, टाइन अल्फ़ा प्लस टाइन लेमडा, बीटा के जगह पर लेमडा हमने वहाँ पर है, तो टाइन अल्फ़ा प्लस टाइन लेमडा अपान में 1 माइनस टाइन अल्फ़ा टाइन लेमडा। ये फार्मूला सेट हो जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं टाइन अल्फ़ा प्लस लेमडा, ठीक है ना, बीटा की जगह पर लेमडा है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी डैश इज इक्वल टू डब्लू टाइन अल्फ़ा प्लस लेमडा लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रयास का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम देख रहे हैं कि कुछ की प्रयास जो है जायक के हाथे पर लग रहा है, जायक के हाथे पर लग रहा है। चलिए, इसको पहले नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम बल अघूर्ण के रूप में हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, नोट कीजिए फटाफट।
चलिए मैं इसे अब मिटाता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आगे इसको प्रूफ करूँगा। तो हमारा फार्मूला जो आया था, क्या आया था, नोट कर लेते हैं पहले। पी डैश का जो वैल्यू आया था W इंटू tan अल्फ़ा प्लस tan लेमडा आया था अपान में 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan लेमडा। इसको हमने क्या लिखा था, W tan अल्फ़ा प्लस लेमडा भी लिखा था, ठीक है। ये मेरा फार्मूला आया था। tan अल्फ़ा हमने क्या माना था, tan अल्फ़ा जो माना था हमने स्मॉल p अपान पाई डी, नत समतल पर यहाँ पर हमने फिगर जो बनाया था, ठीक है। और इसमें हम एक माना था म्यू इक्वल टू tan लेमडा भी माना था, ये भी माना था। चलिए तो अगर हम देखें, यहाँ पर आप फिगर देख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें कि चूँकि P पर स्क्रू जैक लगा हुआ है, स्क्रू जैक हाथे पर लग रहा है, P जो स्क्रू जैक हाथे पर लग रहा है, तो इसलिए हाथे का आघूर्ण अगर P देखा जाए P डैश के आघूर्ण के समान हो, अगर हाथे का आघूर्ण P जो होगा वो P डैश आघूर्ण के समान हो यानी कि समान होगा ही भैया, ठीक है, समान तो होगा ही। तो यदि हाथे की लंबाई हमने R माना था, तो हाथे की लंबाई R हो तो हम बल आघूर्ण ले लेते हैं उसके सेंटर पे, ठीक है ना, छड़ के सेंटर पे। चलिए तो हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, चूँकि प्रयास P स्क्रू जैक के हत्थे पर लग रहा है, ठीक है। चूँकि प्रयास P डैश स्क्रू जैक के हत्थे पर लग रहा है, इसलिए हत्थे का आघूर्ण जो होगा P डैश और P आपस में बराबर होंगे अगर आघूर्ण लेंगे तो, ठीक है। तो यही लिखूंगा, इसलिए हत्थे का आघूर्ण P डैश के बराबर होगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए जब P डैश के बराबर होगा तो हम इसे क्या करते हैं, आघूर्ण ले लेते हैं उसके सेंटर पर। तो P की सेंटर से उसकी दूरी क्या थी, जो छड़ वाली जो जिस पर ढिबरी लगा हुआ था, तो उसकी दूरी क्या थी, P इंटू R था, इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ठीक है। आघूर्ण लिया जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल इंटू उसके परपेंडिकुलर, जहाँ पे लगाया जाता है सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। चलिए तो और ये जो P डैश जो है, P डैश, और यहाँ पर हमने व्यास माना था उसकी, तो उसको मान लेते हैं हम P डैश इंटू D/2, ये भी तो त्रिज्या ही होगी, मानी चलो त्रिज्या होगी, तो हमने व्यास वहाँ पर माना था इसलिए हमने लिख दिया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से हम अगर हम P निकालें, और तो P इक्वल टू जो होगा यहाँ पे, तो P डैश का हम वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। तो P डैश जो क्या हो जाएगा, W, और ये D भी लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है ना, WD tan अल्फ़ा प्लस tan लेमडा अपान में 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan लेमडा। और इसके बाद क्या आया था, और ये R नीचे चला आएगा, तो R नीचे चला आएगा, ये 2 है तो 2R, तो P का जो फार्मूला आएगा ये आ जाएगा। आप यहाँ से रख करके देखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। परंतु हमने क्या लिखा है कि tan अल्फ़ा हमने क्या माना था, स्मॉल p अपन पाई डी, ये नत समतल पर माना था, तो हम यहाँ पर tan अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर भी रख देते हैं। चलिए tan अल्फ़ा का वैल्यू और यहाँ पर tan लेमडा का भी वैल्यू रख देते हैं, tan लेमडा और tan अल्फ़ा का वैल्यू रख देते हैं। तो P का जो वैल्यू आएगा यहाँ से
सॉरी यहाँ पर पी जो आएगा डब्लू डी tan अल्फा का वैल्यू क्या है, पी स्मॉल पी अपान पाई डी पाई इंटू डी प्लस tan लेमडा का वैल्यू क्या है, म्यू, ठीक है, अपान में यहाँ पर लिखे बीच में लिखा जाता है इक्वल टू, अपान में क्या हो जाएगा 2r है तो 2r लिख लो भैया, 1 माइनस tan अल्फा का वैल्यू क्या है, पी अपान पाई डी और tan लेमडा का वैल्यू है म्यू लिख लिया। ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, बस कुछ नहीं किया है हमने। अब क्या करूँगा, एलसीएम वगैरह सब ले लेता हूँ, तो डब्लू डी इंटू पी प्लस म्यू पाई डी अपान में 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा पाई डी माइनस पी इंटू म्यू। देख लीजिएगा आप, ऐसा करेंगे, ठीक है ना। हमने एलसीएम लिया और पाई डी कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा पी प्लस म्यू पाई म्यू डी या फिर म्यू पाई डी अपान में पाई डी माइनस पी इंटू म्यू। तो ये आपका फार्मूला आ गया पी यानी कि प्रयास का। यदि स्क्रू जैक का अगर घर्षण नगण्य हो जाए तो म्यू इजकल टू tan लेमडा इजकल टू tan जीरो का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं आगे में, ठीक है। यदि स्क्रू जैक का घर्षण नगण्य हो तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू tan क्या हो जाएगा, tan लेमडा। जब tan लेमडा होगा तो लेमडा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यानी कि tan जीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो अगर हम यहाँ पर म्यू यानी कि tan लेमडा का वैल्यू हम अगर इसमें रख दें तो पी डैश जो आदर्श प्रयास जो होगा आपका, आदर्श प्रयास इसमें रख रहे हैं, इसमें तो क्या हो जाएगा, डब्लू tan अल्फ़ा सिर्फ हो जाएगा, डब्लू tan अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पे रख रहे हैं इस फार्मूले में, ठीक है। तो आदर्श प्रयास क्या होगा, डब्लू tan अल्फ़ा। अगर यहाँ पर हम दक्षता देखें ईटा, तो आदर्श प्रयास अपान में वास्तविक प्रयास, ठीक है। तो दक्षता ईटा इजकल टू आदर्श प्रयास अपान में वास्तविक प्रयास, ठीक है। तो ईटा इजकल टू आदर्श प्रयास क्या है, डब्लू tan अल्फ़ा, डब्लू tan अल्फ़ा हो गया। और वास्तविक प्रयास घर्षण सहित लगेगा, जब वास्तविक प्रयास लगेगा तो घर्षण ऐसा तो होगा नहीं कि घर्षण नहीं हो किसी में, ठीक है। तो घर्षण हमेशा होता है, तो जो वास्तविक प्रयास होगा डब्लू tan अल्फ़ा प्लस लेमडा हो जाएगा। ये हमने लिखा डब्लू tan अल्फ़ा प्लस लेमडा वास्तविक प्रयास, ठीक है। तो आपका जो फार्मूला का हो जाएगा वो ईटा का डब्लू से डब्लू कैंसिल हो जाएगा, ईटा इजकल टू tan अल्फ़ा अपान में tan अल्फ़ा प्लस लेमडा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो स्क्रू जैक का दक्षता जो होती है वो अल्फ़ा जो हो हेलिक्स कोण हमने माना था, तो हेलिक्स कोण तथा लेमडा यानी कि घर्षण कोण क्या होती है, स्क्रू जैक की जो दक्षता होती है हेलिक्स कोण तथा घर्षण कोण पर निर्भर होती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया, सिंपल स्क्रू जैक। और इसके बाद हम डिफरेंशियल स्क्रू जैक के बारे में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, और अगले लेक्चर में आपका मशीन चैप्टर का द एंड हो जाएगा, ठीक है। मशीन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पढ़ाऊँगा, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अपने से। तो मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन करेंगे, बाद में मैं क्वेश्चन एक ही साथ सारे का करवा भी दूंगा, ठीक है। तो
चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी एक भी वीडियो छूटेगी नहीं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।